पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ नेचुरल पॉल्यूशन। तो वॉल्केनिक एरप्शन, फॉरेस्ट फायर, यूवी रेडिएशन, ये तो नेचुरल पॉल्यूशन के कॉज हैं, लेकिन मरकरी नेचुरल पॉल्यूशन का कॉज नहीं है, तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला देखिए, प्राइमरी पॉल्यूटेंट आर मोर हार्मफुल देन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, लेकिन जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। बी बता रखा है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आर इक्वली हार्मफुल। तो वही पॉइंट है कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सी है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आर मोर हार्मफुल देन प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सी ऑप्शन सही है इसमें। और डी बता रखा है, डीडीटी इज़ अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, लेकिन प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग टेबल समराइजेज द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। पिक अबाउट द रॉन्ग डिफरेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो देखिए, पहले एक कॉलम में दे रखा है बायोडिग्रेडेबल एंड दूसरे में है नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो पहला डिफरेंस है, दीज आर पॉल्यूटेंट विच कैन बी ईजिली डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और दूसरा है, दीज आर पॉल्यूटेंट विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड इनटू हार्मलेस मटेरियल। सो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, दीज कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू बायोगैस, कंपोस्ट, मैन्योर एट्सेट्रा। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में बता रखा है, दीज आर डिफ़िकल्ट टू मैनेज एज नेचुरल मेथड ऑफ डिग्रेडेशन इज एब्सेंट। तो ये सही है। थर्ड डिफरेंस देखिए, दीज यूजुअली डू नॉट एंटर बायोजियो केमिकल साइकिल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में बता रखा है, दीज कैन बिकम अ पार्ट ऑफ रैपिड टर्न ओवर इन बायोजियो केमिकल साइकिल, लेकिन बायोडिग्रेडेबल में आना चाहिए था, दीज बिकम अ पार्ट ऑफ रैपिड टर्न ओवर इन बायोजियो केमिकल साइकिल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में आना चाहिए था, दे डू नॉट एंटर इनटू बायोजियो केमिकल साइकिल्स। तो ये डिफरेंस गलत है। और फोर्थ देखिए डिफरेंस, एग्जाम्पल बता रखा है बायोडिग्रेडेबल में डीडीटी, बीएचसी, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ग्लास, लेकिन ये एग्जाम्पल्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के। और बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल आएंगे सीवेज, गार्बेज एंड एनिमल वेस्ट। तो देखिए, थर्ड और फोर्थ डिफरेंस गलत है, तो आंसर होगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन द ईयर। सो इट वॉज 1986। अगला क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है, द ट्रैफिक जैम आर लाइकली टू कॉज गिडीनेस, एग्जॉशन, रिड्यूस्ड विजन एट्सेट्रा। और स्टेटमेंट 2 गिवन है, कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द व्हीकल्स कॉज देयर प्रॉब्लम बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर होगा ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, increased asthmatic attack in certain seasons are related to। so it is related to inhalation of seasonal pollen। अगला क्वेश्चन है, which of the following statement are correct। so पहला है, BHC is a non biodegradable pollutant, ये सही है। नेक्स्ट है, anthropogenic air pollutants are natural in origin, so it is wrong। थर्ड है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, ये सही है। और देखिए, फोर्थ बता रखा है, सल्फर डाइऑक्साइड कॉज ब्राउन एयर अफेक्ट ड्यूरिंग ट्रैफिक कंजेशन इन सिटीज़, लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इससे एसिड रेन होगी। तो आंसर है इसका फर्स्ट और थर्ड करेक्ट, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। तो पहला गिवन है, इट इज़ अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट present in photochemical smoke। Next है, it is produced by photochemical reaction between hydrocarbon and nitrogen oxide in the presence of sunlight or UV radiations। Third है, it is thermally stable and decomposes into peroxyethanoyl radicals and nitrogen dioxide gas। और फोर्थ है, it is a lacrimatory substance causing irritation of the eyes। तो 1, 2, 3 और 4 ये चारों ही सही हैं, तो आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है,
पैन आर फॉर्म्ड थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शंस बिटवीन। तो देखिए जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन इन दोनों के बीच में फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा तब पैन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो पहला है मिथाइल आइसोसियानेट गैस लीकेज टुक प्लेस, तो ये सही है। बी है थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स डाइड। अगला पॉइंट है थर्ड, दैट इज रेडियो एक्टिव फॉल डाउन एनगल्फ्ड भोपाल। तो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वो रेडियो एक्टिव फॉल आउट से नहीं हुई थी। और डी बता रखा है इट टुक प्लेस इन द नाइट ऑफ December 2 और 3 in 1984। तो इनकरेक्ट है थर्ड यानी कि सी, सो आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी वर, सो इट वॉज फॉस्जीन एंड मिथाइल आइसोसियानेट। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिड रेन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वंस। तो देखिए पहला है एसिड रेन रेफर्स टू द रेनफॉल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन विद अ pH ऑफ लेस देन 5। सेकेंड है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर रिलीज्ड फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इंडस्ट्रीज पावर प्लांट्स एट्सेट्रा। और थर्ड है these oxides of sulfur and nitrogen may react with water in the air and form sulfuric acid H2SO4 and nitric acid। तो ये पॉइंट भी सही है एसिड रेन के रिगार्डिंग। और जो फोर्थ दे रखा है एसिड रेन हैज़ हार्मफुल अफेक्ट ऑन द एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स बट नो कैरेक्टरिस्टिक इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स के ऊपर भी इसका अफेक्ट होता है एसिड रेन का। तो फोर्थ गलत है, सो आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है एसिड रेन आर प्रोड्यूस्ड बाई, सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड SO2 फ्रॉम burning fossil fuels। Next question है select the correct match of air pollution source with the type of pollutant and effect it produces। तो देखिए करेक्ट होगा इसमें डी, दैट इज इंसिनरेटर्स एंड गैस होगी इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस एंड इट कॉजेज फोटोकेमिकल स्मॉग। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर एयर पॉल्यूटिंग agents which are produced by, so it is produced by jet planes, so correct answer is B। Next है given below are some differences between primary air pollutant and secondary air pollutant, which of the following is an incorrect difference। तो पहला देखिए these persist in the form of in which they are added to environment, and secondary pollutant they are formed by the interaction among the प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। तो ये डिफरेंस सही है। बी बता रखा है दीज आर मोर टॉक्सिक दैन दी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, लेकिन जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स के कंपैरिजन में लेस टॉक्सिक होते हैं। तो ये डिफरेंस गलत है, तो आंसर होगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग CO गैस इज करेक्ट। तो देखिए पहला है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, लेकिन ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि ये इनकम्प्लीट कंबशन से होगा। और बी देखिए इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, लेकिन ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। सी देखिए इट इम्पेयर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रिजल्टिंग इन गिडीनेस हेडेक इवन डेथ एंड एस्फाइक्सिया। तो देखिए जो सी है ये करेक्ट है, तो आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आइडेंटिफाई A, B, C एंड D। तो देखिए ए है नेगेटिवली चार्ज्ड वायर, बी है डिस्चार्ज कोरोना, सी कलेक्शन प्लेट है और डी नेगेटिवली चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल्स है, तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज टू गेट रीड ऑफ पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, सो इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। नेक्स्ट है द गिवन फिगर रिप्रेजेंट टू डिवाइसेस A and B यूज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, आइडेंटिफाई देम एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो देखिए ए है बैग फिल्टर और बी है स्क्रबर। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्टिकुलेट मैटर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वंस। तो पहला स्टेटमेंट है पार्टिकुलेट मैटर दैट इज PM कंसिस्ट ऑफ शूट
फ्लाई ऐश, डस्ट, स्पोर्स, पॉलन ग्रेन्स एट्सेट्रा। ये सही पॉइंट है। नेक्स्ट है particulate matter is differentiated into settleable, that is larger than 10 micrometer remaining in the air for less than 1 day and suspended less than 10 micrometer remaining in air for more than 1 day to several weeks, particulate matter। तो ये भी सही पॉइंट है। थर्ड बता रखा है SPM, दैट इज सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर कंसिस्ट ऑफ एरोसोल, डस्ट एंड मिस्ट। और फोर्थ दे रखा है पर्टिकुलेट मैटर कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज ट्यूबरक्यूलोसिस, एलर्जी एंड मैनी मोर डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और फिफ्थ है अकॉर्डिंग टू CPCB, particulate size of 2.5 micrometer or less than in diameter are responsible for causing the greatest harm to human health। तो ये सारे पॉइंट्स सही हैं, इनकरेक्ट एक भी नहीं है इसमें, तो आंसर है इसका डी। अब यहाँ देखिए जो CPCB है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कभी, तो आप ध्यान रखना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंजरस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, सो इट इज़ लेड। अगला क्वेश्चन है कैटालिटिक कन्वर्टर विच आर फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैस पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एज कैटलिस्ट, सो दीज आर प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। सो करेक्ट आंसर होगा इसका डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। तो पहला स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव पर्टिकुलेट मैटर बाय इम्पोजिंग नेगेटिव चार्ज ऑन देम। सेकेंड है कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स इनटू CO2 एंड वाटर, ये भी सही है। थर्ड देखिए पैन इज़ अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट एंड फोर्थ इज DDT इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो इनमें इनकरेक्ट एक भी नहीं है, तो आंसर होगा इसका डी, नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है मोटर व्हीकल इक्विप्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर आर एडवाइज टू यूज़ अनलेडेड पेट्रोल बिकॉज, तो जो लेड होगा वो कैटलिस्ट को इनएक्टिव कर देता है, इसलिए अनलेडेड पेट्रोल के जो व्हीकल्स होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है। तो आंसर इज बी, दैट इज लेड कॉजेज इनएक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे टू कंट्रोल व्हीकुलर एयर पॉल्यूशन इन इंडियन सिटीज़, सो इट इज़ द यूज़ ऑफ CNG एज फ्यूल, यूज़ ऑफ अनलेडेड पेट्रोल इन व्हीकल्स एंड यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन द व्हीकल्स। इससे एयर पॉल्यूशन कंट्रोल किया गया है इंडियन सिटीज़ में, तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है विद इट्स वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड cities of the world, which of the following steps were taken by government to reduce vehicular pollution in India। तो देखिए कौन कौन से स्टेप्स थे। पहला स्टेप है स्विचिंग ओवर द एंटायर फ्लीट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट इज बसेज, ऑटो रिक्शाज फ्रॉम डीजल टू CNG। सेकेंड है फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स। थर्ड है यूज़ ऑफ अनलेडेड पेट्रोल इन व्हीकल। फोर्थ दे रखा है यूज़ ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल इन व्हीकल्स, ये भी एक फैक्टर था। और फिफ्थ है यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल्स एंड सिक्स्थ इज एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स सच एज Euro 2 नॉर्म्स एट्सेट्रा। तो ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए थे ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके दिल्ली में, तो आंसर है डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द Euro 2 नॉर्म्स। तो पहला है इट स्टिपुलेट्स दैट सल्फर कैन बी कंट्रोल्ड एट 350 ppm इन डीजल एंड 150 ppm इन पेट्रोल, तो ए और बी सही है। और थर्ड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कंटेन्ड एट 42% ऑफ द कंसर्न्ड फ्यूल, तो ए बी सी तीनों सही है, इनकरेक्ट एक भी नहीं है, तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज़ नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया एयर एक्ट, दैट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1981 बट वाज अमेंडेड इन द ईयर 1987 टू इंक्लूड नॉइज एज एन एयर पॉल्यूटेंट। अगला क्वेश्चन है अ ब्रीफ एक्सपोजर टू 150 dB साउंड मे बी, so it may damage eardrums
or it may cause permanent impairing hearing ability. So answer is D, that is both A and B. अगला क्वेश्चन है, a prolonged exposure to noise at 95 dB can produce, so it causes nervous tension and increased blood pressure. So answer is C. Next है, noise pollution may cause nervousness and irritability by stimulating the secretion of, so it is adrenaline hormone. अगला क्वेश्चन है, noise causes digestive spasms through anxiety. अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? पहला देखिए, द डिलिमिटेशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन अराउंड हॉस्पिटल एंड स्कूल्स। सेकेंड है परमिसिबल साउंड लेवल ऑफ क्रैकर्स एंड ऑफ लाउड स्पीकर्स। सी है सेट द टाइमिंग आफ्टर लाउड स्पीकर कैनॉट बी प्लेड। तो ये सारे ही कंट्रोल मेथड्स हैं ताकि नॉइज़ पॉल्यूशन कम किया जा सके। तो आंसर है डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर स्कीम हेल्प टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, अ हायर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ रिवर इंडिकेट्स दैट। अगर देखिए बीओडी लेवल हाई है तो इसका मतलब वो जो सेगमेंट है वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग। तो जो पॉल्यूशन लेवल है उसको हम देखेंगे बीओडी से, और ऑर्गेनिक मैटर का भी अमाउंट बीओडी से ही चेक करेंगे। अगर बीओडी लेवल हाई है मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी हाई है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है, द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवर। तो ये ग्राफ देखिए, कंसंट्रेशन और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इसके ऊपर ये बेस्ड है। और तो यहाँ पर सिग्नल दे रखा है, यहाँ पर एक साइन है सीवेज डिस्चार्ज। तो देखिए ए क्या होगा, पीक ए में शार्प इंक्रीज इन बीओडी होगा और डिसअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए बीओडी लेवल हाई हो गया, यानी कि ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है ऑर्गेनिक मैटर को वो ज़्यादा हो गई, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, और इससे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाएंगे, उनका नंबर कम हो जाएगा। और जो पीक बी है इसमें बताया कि इंक्रीज इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रीअपेयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होगी वाटर बॉडी के अंदर, पानी के अंदर ज़्यादा डिजॉल्व है और ऑर्गेनिक मैटर उस ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं कर रहे, तो इससे क्या होगा कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो बची रहेगी और रीअपेयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म होगा। तो आंसर इसका ए। नेक्स्ट है, अ लेक विद एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट मे रिजल्ट इन, सो इट रिजल्ट इन द डेथ ऑफ फिश ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो ऐसे डिग्रेड हो सके, और सारा ऑक्सीजन अगर ऑर्गेनिक मैटर के पास जा रहा है, ऑर्गेनिक मैटर अगर कंज्यूम कर रहे हैं ऑक्सीजन को, तो जो फिश होंगी उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो मर जाएंगी। सो करेक्ट आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एल्गल ब्लूम्स। तो पहला है, एल्गल ब्लूम्स आर फॉर्म्ड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सही है। नेक्स्ट है, ग्रोथ ऑफ इकॉर्निया क्रेसिपस कॉजेज कलरेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग एल्गल ब्लूम्स, सो इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है सी, इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ एल्गी कॉजेज डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, ये सही है। और डी बता रखा है, एल्गल ब्लूम कॉजेज डिटेरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड फिश मॉर्टेलिटी, तो ये भी सही है। तो आंसर होगा इसमें बी, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ लेक नियर अ विलेज सफर्ड हैवी मॉर्टेलिटी ऑफ फिशेज विद इन अ फ्यू डेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। सो इसमें क्या होगा, पहला है, लॉट्स ऑफ यूरिया एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स वर यूज्ड इन द क्रॉप्स इन द नियर बाई फील्ड्स। नेक्स्ट है, क्रॉपलैंड ऑफ विलेज वर फर्टिलाइज्ड फील्ड रिच इन नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। और थर्ड बता रखा है, द लेक वाटर टर्न्ड ग्रीन एंड स्टिंकी। तो इससे ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, ऑक्सीजन का कंजप्शन ज़्यादा होगा और जो एक्वेटिक लाइफ होगी वो मर जाएंगी। और देखिए जो फोर्थ है, फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन इन द लेक डिक्लाइंड इनिशियली देयरबाय ग्रेटली रिड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस, इट इज़ रॉन्ग। तो आंसर होगा इसका बी,
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। सो इट इज़ इकॉर्निया क्रैसिपस। अगला क्वेश्चन है द टर्म टेरर ऑफ बंगाल इज यूज्ड फॉर। तो सेम आंसर है इसका इकॉर्निया क्रैसिपस। नेक्स्ट है गिवन बिलो 4 स्टेटमेंट विद 2 ब्लैंक और इसको हमें फिल करना है। देखिए पहला है भोपाल गैस डिजास्टर टुक प्लेस ऑन। सो इट इज़ December 2 or 3 in 1984 and this day is observed as the National Pollution Prevention Day in India. Next है dash is a biodegradable pollutant and dash is non biodegradable। तो डिग्रेडेबल में आएगा सीवेज एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में DDT। नेक्स्ट है व्हेन पॉल्यूटेंट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड। सो इट इज़ पॉइंट सोर्स। व्हेन इट इज़ ओवर अ लार्ज एरिया तो उसको हम कहेंगे नॉन पॉइंट सोर्स। नेक्स्ट है डैश इज़ द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर इट्स लवली फ्लावर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो ये इकॉर्निया क्रैसिपस थे और इसको हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल भी। सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है एस्कर्शिया कोलाई इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन द पॉल्यूशन ऑफ वाटर विद। सो इट इज़ फीकल मैटर। नेक्स्ट है कंटामिनेशन ऑफ वाटर विथ सीवेज इज इंडिकेटेड बाई सिस्ट ऑफ एंटामीबा। नेक्स्ट है फॉस्फेट पॉल्यूशन इज ब्रॉट अबाउट बाई। सो इट इज़ सीवेज एंड एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो देखिए मरकरी इट इज़ रिलेटेड विद मिनामाटा डिजीज, नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम, आर्सेनिक ब्लैक फुट डिजीज एंड कैडमियम इटाई डिजीज। तो देखिए ए का है 4th, बी का 1st, सी का 2nd एंड डी का 3rd। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है मिनामाटा डिजीज वॉज कॉज्ड ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ। सो इट इज़ फिश कंटेमिनेटेड विथ मर्क्यूरी। नेक्स्ट है अ डिजीज कॉज्ड बाय ईटिंग फिश कंटेमिनेटेड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग मर्करी कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज। तो ये बीमारी होगी मिनामाटा डिजीज। नेक्स्ट है फ्लोराइड पॉल्यूशन इनिशियली अफेक्ट। सो इट अफेक्ट टीथ। अगला क्वेश्चन है अ डेंटल डिजीज कैटेगराइज्ड बाय मॉटलिंग ऑफ टीथ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट इन ड्रिंकिंग वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट एलिमेंट। तो मॉटलिंग ऑफ टीथ होगी फ्लोरीन से। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है DDT रेसिड्यूज आर rapidly passed through food chain causing biomagnification because DDT is। तो ये लिपिड सॉल्युबल होता है इसीलिए। नेक्स्ट है गिवन फिगर रिप्रेजेंट बायोमैग्निफिकेशन ऑफ DDT इन एन एक्वेटिक फूड चेन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहले कि जो रिवर वाटर है उसमें DDT की वैल्यू कम होगी और जैसे जैसे फूड चेन से हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा और उसकी DDT की कंसनट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी। तो आंसर होगा इसमें बी, दैट इज़ रिवर वाटर में हैव अ वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ DDT बट द कार्निवोरस फिश इन दैट वाटर में कंटेन हाई कंसनट्रेशन ऑफ DDT विच इज़ स्टिल सुटेबल फॉर कंजप्शन बाय ह्यूमन बींग्स। तो आंसर है बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बायोमैग्निफिकेशन। तो पहला है मर्करी accumulated by an organism cannot be metabolized। तो ये सही है। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन कंसनट्रेशन ऑफ DDT इज इंक्रीज्ड एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। तो ये सेकंड पॉइंट भी सही है बायोमैग्निफिकेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ कैडमियम कैन कॉज थिनिंग ऑफ एग शेल इन बर्ड्स। तो ये कैडमियम नहीं होगा, ये DDT होता है। नेक्स्ट है DDT accumulation is a major cause of reduced population of fish eating birds। तो ये सही है DDT के रिगार्डिंग। और 5th देखिए बायोमैग्निफिकेशन अकर्स ओनली इन एक्वेटिक फूड चेन, लेकिन ये सभी टाइप की फूड चेन में एप्लीकेबल होते हैं, ना कि सिर्फ एक्वेटिक फूड चेन में। तो देखिए गलत कौन से यहाँ पर, 3rd और 5th। सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव हाईएस्ट लेवल ऑफ DDT डिपोजिशन इन इट्स बॉडी। तो जो सीगल होगा इनमें से ईल, फाइटोप्लैंक्टन और क्रैब, इन सब के ऊपर ट्रॉफिक लेवल पे होगा सीगल, तो इसमें DDT की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आंसर है ए।
नेक्स्ट है एक्सेलरेटेड यूट्रॉफिकेशन अकर्स ड्यू टू, सो इट इज़ ड्यू टू द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट रिच इन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट स्पेशली नाइट्रेट एंड फॉस्फेट इन वाटर कैन एक्सेलरेट विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन। तो ये एल्गल ब्लूम को भी और यूट्रॉफिकेशन को इनको एक्सेलरेट कर सकती है। तो आंसर है डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूट्रॉफिकेशन आर करेक्ट। तो पहला है यूट्रॉफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। सेकेंड है पॉल्यूटेंट फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इफ्लुएंट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड होम कैन radically accelerate the aging process of a lake. This phenomenon is called as cultural or accelerated eutrophication. ये भी सही है। और थर्ड देखिए द प्लांट न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्रोफिकेशन आर नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। और फोर्थ है दीज फॉस्फेट एंड नाइट्रेट accelerate the growth of algae which utilize oxygen and may deoxygenate the water to kill the fish and other aquatic animals. तो 1, 2, 3, 4 चारों यूट्रोफिकेशन के रिगार्डिंग सही है। तो आंसर होगा इसमें डी, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है देयर आर वर्किंग इकोसेन टॉयलेट्स इन मैनी एरियाज ऑफ केरला एंड श्रीलंका। ये सही है कि साउथ के साइड में इकोसेन टॉयलेट्स हैं। नेक्स्ट है बी ऑप्शन में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर वेस्ट फ्रॉम द होम्स office, store, school, hospitals, etc. that are collected and disposed by the municipality. Third है in the sanitary landfill, waste are dumped in a depression or trench after compaction and covered with dirt every day. तो ये तीनों सही हैं। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। सो पहला देखिए कैटालिटिक कन्वर्टर, इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। बी है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स। सी बता रखा है ईयर मफ्स, सो दीज हेल्प इन हाई नॉइज लेवल। और लैंडफिल्स सॉलिड वेस्ट होंगे इसमें। तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है सेम मैच द फॉलोइंग। सो नाइट्रेट कॉज करते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होंगे। मरकरी Minamata disease, and DDT is primary pollutant and PAN is secondary pollutant. So correct answer is B. Next है some statements are given below and fill in the blanks. तो देखिए पहला है high concentration of DDT disturbs, तो ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देती है। in birds which causes thinning of eggshell. Next है CNG burns more efficiently as compared to petrol and diesel. थर्ड है eutrophication is the natural aging of lake which occurs due to accumulation of nitrate and phosphate. फोर्थ देखिए thermal waste water reduces the number of organisms which are sensitive to high temperature. नेक्स्ट देखिए फिफ्थ irreparable computers and other electronic goods are known as, तो इनको हम कहेंगे ई वेस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है पॉलीब्लेंड इज, सो इट इज़ अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। सो पहला है अहमद खान अ प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर ऑफ बेंगलोर इन 1998 डेवलप्ड पॉलीब्लेंड अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड पॉली मॉडिफाइड प्लास्टिक। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड देखिए इन कोलैबोरेशन विद आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन ही प्रूव्ड दैट द मिक्सचर ऑफ पॉलीब्लेंड एंड बिटुमिन वर फार बेटर फॉर रोड कारपेटिंग एज इट हैड बेटर वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी। थर्ड है बाई 2002 मोर देन 40 किलोमीटर बेंगलोर रोड वर लेड विद द हेल्प ऑफ खान्स मिक्सचर। फोर्थ बता रखा है रैग पिकर्स हु यूज टू गेट 0.40 per kg of plastic waste started getting 6 rupees from Ahmad Khan. And fifth is innovation of like polyblend might help the modern society from being smothered with plastic waste. तो ये
पाँचों सही है, तो आंसर होगा इसमें डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहला है इट इज़ अ साइक्लिक जीरो वेस्ट प्रोसीजर वेयर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकल्ड एज न्यूट्रिएंट इन दी अदर प्रोसेस। अगर एक प्रोसेस में कोई वेस्ट आ रहा है उसको दूसरे प्रोसेस में एज ए रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तभी इसको हम इंटीग्रेटेड बोल रहे हैं ताकि सारे प्रोसेस आपस में कनेक्ट हो जाए, तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो देखिए पहला है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, तो ये किन्होंने किया था, रमेश चंद्र डागर ने, सो इट इज़ करेक्ट, आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स कैन रिमूव ओवर 99% particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant। बी है ओवर हाफ ऑफ द ई वेस्ट generated in developed countries are exported to developing countries, mainly to China, India and Pakistan, where metals like copper, iron, silicon, nickel etc. are recovered during recycling process। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड देखिए यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैज़ टू वेरी सीरियस इनहेरेंट प्रॉब्लम, फर्स्ट इज एक्सीडेंटल लीकेज एंड सेकेंड इज सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर होगा इसमें डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है द अफेक्ट ऑफ टुडेज रेडियो एक्टिव फॉल आउट विल प्रोबेबली बी मोर हार्मफुल टू चिल्ड्रेन ऑफ फ्यूचर जनरेशन दैन टू प्रेजेंट डे चिल्ड्रेन, बिकॉज क्योंकि जो म्यूटेटेड जीन्स होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, तो आंसर है सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज मोस्ट डेंजरस टू ह्यूमन बींग्स, सो इट इज़ स्ट्रॉन्शियम 90। अगला क्वेश्चन है इफ़ देयर इज़ नो ग्रीन हाउस अफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ अर्थ वुड बी। तो अगर ग्रीन हाउस अफेक्ट नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर होता -18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है स्टडी द केयरफुली द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंटिंग द ग्रीन हाउस। तो देखिए डायग्राम देखिए और हमें बताना कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला है मच ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन re-radiated by the earth surface are absorbed by the atmospheric greenhouse gases, ये सही है। बी बता रखा है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होंगी, CO2, CH4, CFCs एंड N2O, दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस जो ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। नेक्स्ट है द एटमॉस्फेयर इज अ ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन एंड इज ट्रांसलूसेंट टू द लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो तीनों करेक्ट है आंसर, तो आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है लॉन्ग वेव रेडिएशंस, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है गिवन पाई डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग, आइडेंटिफाई द गैसेज पी, क्यू, आर एंड एस। तो देखिए पी होगा CO2 क्योंकि CO2 का सबसे ज़्यादा अमाउंट है, Q होगा N2O, R है CFCs एंड S है मीथेन, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है गिवन पाई डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग A, B एंड C। अब देखिए पहला स्टेटमेंट A is the gas which is produced during the combustion of fossil fuels, तो A है CO2। B देखिए यहाँ पर जो 20% है ये मीथेन होगी, और C बता रखी है जो ये CFC, और 6% ये यहाँ पर आएगी N2O। तो CO2 के बारे में सही बताया है कि ये गैस है जो कि कंबशन के दौरान प्रोड्यूस होती है, तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज़ इंक्रीज्ड बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में बता रखा है देयर हैज़ बीन अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल जनरेटिंग मोर ग्रीन हाउस गैसेज, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैज़ रिजल्टेड इन मैक्सिमम राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इन, सो जो पोलर रीजन है
यहाँ पर टेम्परेचर हाई होने लगा है ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस effect is due to, so it is due to the accumulation of CO2 and depletion of ozone layer. Next है which of the following is correct regarding El Nino effect। तो पहला है temperature rise due to leads to odd climatic changes, तो आंसर है ए सही इसका। अगला क्वेश्चन है which of the following are correct approach to reduce global warming। तो देखिए यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। अगर फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम हो जाए तब तो ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो सकती है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड है इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूसेज, तो ये सही है। थर्ड है एफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट का उगाना, और फोर्थ है इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए सेकंड और थर्ड करेक्ट अप्रोच है ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो रिड्यूस हो जाए, तो आंसर है बी, दैट इज सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन बाय एब्जॉर्बिंग नियरली ऑल ऑफ देम, तो ये सही है। सेकंड बता रखा है ओजोन फॉर्म्ड इन द ट्रोपोस्फीयर बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इज हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है ओजोन लेयर ऑफ अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय, तो ये CFC से डिस्ट्रॉय हो रही है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। नेक्स्ट है द मेजर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, तो मेजर डिप्लीटिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है CFC। नेक्स्ट है ओजोन डिप्लीटिंग इज अकरिंग वाइडली इन, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में कम होती जा रही है ओजोन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द टाइप ऑफ UV रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ देयर अफेक्ट ऑन ह्यूमन स्किन, तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी का होगा UVB, फिर UVC आता है और सबसे कम UVA। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज DNA डैमेज एंड म्यूटेशंस इन ह्यूमन, सो इट इज़ ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ UVB रेडिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर द रिजल्ट ऑफ, सो इट इज़ ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओजोन इज इनकरेक्ट, तो पहले दे रखा है गुड ओजोन इज फॉर्म्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर दैट इज ट्रोपोस्फियर दैट एब्जॉर्ब harmful UV rays coming from the sun. Bad ozone is present in the upper part of the atmosphere that is stratosphere that harm plant and animals। लेकिन देखिए जो लोअर पार्ट में होगी लाइक जो ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रेजेंट होती है उसको हम बैड ओजोन बोलते हैं, और जो ऊपर की साइड प्रेजेंट होगी लाइक जो स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होगी ओजोन उसको गुड ओजोन कहा जाता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है रीड एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट डेजर्टिफिकेशन, तो पहला है अ डेजर्ट इज क्रिएटेड व्हेन barren patches of land meet, so it is correct about desertification। नेक्स्ट है desertification is the result of increased urbanization, और सी है desert are arid patches of land, तो ये भी सही है। और डी देखिए स्लैश एंड बर्न मेथड इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, सो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि स्लैश एंड बर्न करने के बाद वो जो एरिया होगा वहाँ पर फिर से फॉरेस्ट ऐसे उग सकता है, या फिर कोई भी जो प्लांट्स वहाँ पर उगने होंगे वो उग सकते हैं, तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू वाटर लॉगिंग इन द सॉइल, तो ये सही है। बी स्टेटमेंट देखिए वाटर लॉगिंग ड्रॉज सॉल्ट टू द सॉइल सरफेस विच आर डिपॉजिटेड एज थिन क्रस्ट ऑन द लैंड सरफेस और स्टार्ट कलेक्टिंग एट द रूट्स ऑफ द प्लांट, तो ए और बी दोनों सही है, तो आंसर होगा ए, दैट इज बोथ ए एंड बी, सॉरी 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वंस। तो पहला दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल टेक सेंचुरीज बट इट कैन बी इजीली रिमूव्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ओवर कल्टिवेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग एट्सेट्रा। तो देखिए जो
ऊपर की फर्टाइल सॉइल होती है उसको बनने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है, बहुत सारी सेंचुरीज लग जाती हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने के लिए बहुत ही आसानी से बिगाड़ सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। तो ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि कोई भी काम करने के लिए टाइम लगता है और उसको बिगाड़ने के लिए 1 सेकंड नहीं लगती, सेम वही यहाँ पर है। सेकंड है वाटर लॉगिंग रिजल्ट इन दी सॉइल सैलिनिटी, ये सही है। नेक्स्ट है यूवी रेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन शील्ड इन एटमॉस्फेयर, सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है ओजोन प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर एक्ट एज शील्ड एब्जॉर्बिंग यूवी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, लेकिन जो ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होगी ओजोन वो बैड ओजोन होती है, तो वो ऐसे हमको प्रोटेक्ट नहीं करेगी बल्कि वो हमको हार्म करेगी, तो ये गलत है। फिफ्थ देखिए ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अगर फॉसिल फ्यूल का यूज़ हम ज़्यादा करेंगे तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी ना कि कंट्रोल होगी, तो इनकरेक्ट हो गया इसमें फोर्थ एंड फिफ्थ, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट हैव कम इन, सो ये आए हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे, तो आंसर है सी। नेक्स्ट है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज़ रिकमेंडेड 33% कवर फॉर दी फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन्स एंड 67 फॉर द हिल्स, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग झूम कल्टिवेशन, पहला दे रखा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड हैज़ रिजल्टेड इन डिफॉरेस्टेशन, तो ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट है इट हेल्प इन इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर झूम कल्टीवेशन अगर बार बार किया गया तो उससे जो न्यूट्रिएशन होगी, न्यूट्रिएंट जो वहाँ पर प्रेजेंट होता है सॉइल में वो डिप्लीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और उससे क्रॉप की यील्ड बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो जाती है, तो इनकरेक्ट हो गया इसमें बी। थर्ड देखिए टाइम गैप ऑफ सेवरल ईयर्स इज़ required for the recovery of the land after cultivation, and D is it involves cutting down of trees of the forest, burning of the plant remains and then using the land for farming, तो ये A, C और D सही है और B इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा B। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, पहला दे रखा है रिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अ फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड but was removed at some point of the time in the past, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए रिफॉरेस्टेशन में अकर नेचुरली इन द डिफॉरेस्टेड एरिया, हाउएवर इट कैन बी स्पीडेड अप बाय प्लांटिंग ट्रीज विद ड्यू कंसिडरेशन टू बायोडाइवर्सिटी दैट अर्लियर एग्जिस्टेड इन दैट एरिया, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा ए, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड इज़ फॉर द इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ फ्रॉम रूरल एरियाज दैट हैव शोन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज इन, तो जिन्होंने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया है उनको ये अवार्ड दिया जाता है, और अवार्ड का नाम क्या है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, सो देखिए ए बता रखा है बिश्नोई कम्युनिटी, ये राजस्थान में है, चिपको मूवमेंट गढ़वाल हिमालयाज, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल was to reduce the emission of ozone depleting substances, and D is Kyoto Protocol, it was for the reduce the emission of greenhouse gases, तो देखिए ए का है फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ, सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर, पहला है चिपको मूवमेंट प्रोटेक्शन ऑफ ट्री के लिए है, क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेटिक चेंज के लिए, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑक्सीजन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रिड्यूस करने के लिए, ना कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, तो ये मिसमैच है। और डी देखिए रामसर कन्वेंशन, इट इज़ फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स, तो आंसर है इसका सी क्योंकि मिसमैच है। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ JFM दैट इज़ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, तो इनमें होगा वर्क इन क्लोज एसोसिएशन विद द लोकल कम्युनिटीज़ फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट, और यहाँ पर देखिए JFM की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे, तो आप ये ध्यान रखना जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सो इसका आंसर है सी। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके एनवायरमेंटल इश्यूज़ के, सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।